स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फिगर ऑफ स्पीच, एंटीथेसिस एंड पैराडॉक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में इंक्लूड है। पहले हम एंटीथेसिस को देखते हैं। एंटीथेसिस का मतलब होता है कि इसका लिटरल मीनिंग है अपोजिट, यानी कि विपरीत या फिर विलोम बोल दो, या मतलब कोई भी दो ऐसे शब्द जो कि एक सेंटेंस में पुट होते हैं, एक सेंटेंस में यूज होते हैं, जिनका जो मीनिंग है वो एकदम विपरीत होता है या अपोजिट होता है। इट लिटरली मीन्स अपोजिट is a rhetorical device in which two opposite ideas are put together in a sentence to achieve a contrasting effect. ये एक ऐसा सेंटेंस होता है या फिर एक ऐसी रिटोरिक डिवाइस होती है जिसमें कि एक सेंटेंस के अंदर दो अपोजिट आइडियाज़ को साथ में लिखा जाता है या लिंक एक सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, ताकि उसमें जो विरोधाभास या फिर विपरीत एकदम अपोजिट उसका जो इफ़ेक्ट आए, कॉन्ट्रास्टिंग इफ़ेक्ट आए, इसलिए एक सेंटेंस के अंदर दो अपोजिट आइडियाज़ को पुट किया जाता है या फिर यूज़ किया जाता है। और ये इसलिए करते हैं कि एंटीथेसिस एम्फसाइजेज द आइडिया ऑफ कॉन्ट्रास्ट बाय पैरेलल स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टेड फ्रेजेस और क्लोजेस। और इसमें क्या होता है कि ये जो सेंटेंस के अंदर या तो दो फ्रेज यूज़ होते हैं या दो क्लोजेस, मतलब एक क्लोज में या फ्रेजेस में इस तरह से पुट होते हैं कि उनमें कॉन्ट्रास्ट, जो उनका जो आइडिया है वो एकदम कॉन्ट्रास्ट फील हो अपने को। द स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रेजेस एंड क्लोजेस आर सिमिलर। उनका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब अपोजिट फ्रेजेस या जो क्लोजेस एक सेंटेंस में यूज़ होते हैं, यानी कि दो विचार जो कि एक शब्द में पुट किए जाते हैं, एक सेंटेंस में पुट किए जाते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कि जिससे कि उनमें जो पढ़ रहा है या फिर जो सुन रहा है उसका अटेंशन उसकी तरफ आए और उसका जो विरोधाभास है, मतलब जो विपरीत जो उसके अर्थ हैं वो उसको समझ में आए हैं। जैसे अगर हम नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल अपन लें, जैसे कॉमन एग्जाम्पल है कि मेन प्रपोजेस एंड गो डिस्पोजेस, तो इनमें दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम है। ये दो फ्रेजेस है या फिर दो क्लोजेस है, दो क्लोजेस को यूज़ करके एक सेंटेंस बनाया गया। मेन प्रपोजेस एक क्लोज हो गया, गो डिस्पोजेस सेकेंड क्लोज हो गया। तो इन दोनों क्लोजेस में विरोध हो रहा, मतलब विपरीत अर्थ के जो वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे कि प्रोपोजेस, यानी कि हम कुछ प्रपोज करते हैं, जैसे कि हम अपने फ्यूचर को लेके खूब सारी प्लानिंग बनाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पर जब गो डिस्पोजल, मतलब उन सारी चीज़ों को जो हमारी प्लानिंग होती है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि उसका कई बार उल्टा हो जाता है। जैसे अगर हम सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, या फिर इंसान बिल्डिंग बना भी लेता है तो कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है जिससे कि वो बिल्डिंग टूट जाती है। तो इसमें मेन प्रपोजेस एंड गो डिस्पोजेस, तो ये प्रपोजेस है और डिस्पोजेस है वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि विपरीत अर्थ की होगी दोनों के दोनों। जैसे लव इज़ एन आइडल थिंग, मैरिज इज़ अ रियल थिंग। तो इसमें क्या होता है कि आइडल एंड रियल ये दोनों अपोजिट हो गया। आइडल मतलब एक आदर्श अवस्था जो कि सिर्फ हम सोच सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं जिस चीज़ की, और रियल मतलब वास्तविक जो है। तो कल्पना और वास्तविक एक दूसरे के अपोजिट टर्म है, मतलब इनका जो अर्थ है वो एकदम अपोजिट होता है। जैसे पेशेंस इज़ अ बीटर बट इट हैज़ अ स्वीट फ्रूट्स। अब यहाँ पे बीटर और स्वीट ये दोनों विपरीत अर्थ के हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं। मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल्स, मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल्स, पॉवर्टी इज़ द फ्रूट ऑफ ऑल गुडनेस। तो ये मनी और पॉवर्टी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। वहीं पे ईवल एंड गुडनेस ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। ईवल यानी कि सारी बुराइयाँ और गुडनेस यानी सारी अच्छाइयाँ। तो ये होता है कि एक सेंटेंस में दो क्लोजेज यूज़ किए जाते हैं एंटीथेसिस में, और उन दोनों क्लोजेज का जो अर्थ निकलता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है पूरा का पूरा। तो इसको एंटीथेसिस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लिटरेचर में इसका कोई एग्जांपल माने तो चार्ल्स डिकन्स की एक बहुत ही रिनाउंड नॉवल है ए टेल ऑफ टू सिटीज़, जिसकी जो स्टार्टिंग लाइनें हैं वो है इट इज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, सॉरी इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो इनमें क्या होता है, बेस्ट भी आ गया और सेकेंड जो सेंटेंस है या सेकेंड जो क्लोज है उसमें आ गया वर्स्ट आ गया। इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस। तो नेक्स्ट लाइन में हो गया, नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें हो रहा है एक मारा विजडम और दूसरी मारा फुलिशनेस। तो ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट अर्थ वाले हैं। इट वाज द इपॉक ऑफ बिलीव, इट वाज द इपॉक ऑफ इनक्लूडिलिटी, मतलब विश्वास की और अविश्वास की वो अवस्था थी। ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। इट वाज द सीजन ऑफ लाइट, इट वाज द सीजन ऑफ डार्कनेस, लाइट और डार्कनेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इट वाज द स्प्रिंग ऑफ होप, इट वॉज द विंटर ऑफ डेस्पेयर, होप और डेस्पेयर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इस तरह से इसमें जो मतलब यही हुआ कि कोई भी दो एक सेंटेंस के अंदर दो क्लोज हो या फिर दो फ्रेजेस हो, और दोनों में जो मीनिंग निकल रहा है या फिर जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि विपरीत होंगे वो। तो उसको बोलते हैं एंटीथेसिस।
नेक्स्ट है कि जैसे सैमुअल जॉनसन ने अपनी प्रोज फिक्शन था रेसल्स, जो कि 1759 में पब्लिश हुआ था और उसका चैप्टर नंबर 26 है। उन्होंने उसमें लिखा था कि मैरिज हैज़ मैनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज़ नो प्लेजर्स। तो यहाँ पे पेन्स और प्लेजर्स ये दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है। मैरिज और सेलिबेसी भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो वो होता यही जो बताना था, मतलब एंटीथेसिस में जो बताने की चीज़ ये होती है कि इसमें दो क्लोजेस यूज़ होते हैं और एक ही सेंटेंस में दो क्लोज हैं और एक क्लोज का जो मीनिंग होगा या जो अर्थ निकलेगा वो दूसरे क्लोज के विपरीत होगा। नेक्स्ट है इसका व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंटीथेसिस। एंटीथेसिस के फंक्शन क्या है या इसका यूज़ क्यों करते हैं राइटर्स या पोइट्स क्यों यूज़ करते हैं। इट कन्वेज मीनिंग मोर विविडली देन ऑर्डिनरी स्पीच। When contrasting ideas are brought together, the idea is impressed more emphatically. तो इसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को जब एक साथ में लिया जाता है तो जो उसका एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि जो एक्सप्रेशन का होता है वो ज़्यादा एम्फेथेटिक होता है, मतलब उसमें एम्फेसिस ज़्यादा होता है, मतलब वो जो रीडर है या जो लिसनर है उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। As a literary device, antithesis makes contrast in order to examine pros and cons of a subject under discussion and helps to bring forth judgment on that particular subjects. और इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं उसके सारे के सारे प्रोज और कॉन्स को वो लाइट में लाता है, उस और पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जजमेंट करने में लोगों को आसानी देती है, मतलब उसके सारे जितने भी पक्ष होते हैं वो हम देख सकते हैं, इसलिए एंटीथेसिस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है फिगर ऑफ स्पीच है वो पैराडॉक्स है। जो पैराडॉक्स वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड पैराडॉक्सन से आया है, जिसका मतलब होता है कॉन्ट्ररी टू एक्सपेक्टेशन, एग्जिस्टिंग बिलीव और प्रिसीव्ड ओपिनियन। और मतलब होता है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमें आशा है कि भी ऐसा होना चाहिए, या जो हमारा विश्वास है या जो हमारा पहले से जो ओपिनियन है, यानी कि हमारे जो विचार है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब उसका अपोजिट होना है, उसका विरोध होना, उसके विरोध में होना, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। और पैराडॉक्स का हिंदी में वर्ड मतलब होता है विरोधाभास, मतलब जो भी कुछ बोला जाए उसका विरोधाभास महसूस हो। इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू बी सेल्फ कंट्राडिक्टरी और सिली बट विच मे इंक्लूडेड लेटेंट ट्रूथ। इसमें होता है कि ये एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें ऐसा फील होता है कि जो वो सेंटेंस है वो खुद को ही नकार रहा है, मतलब जो सेंटेंस है वो जो सेंटेंस लिखा जा रहा है उसका मीनिंग वैसा नहीं आ रहा, मतलब वो अपनी बात को ही नकार रहा है। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जो वो सेंटेंस बात कन्वे करना चाहता है अपनी उसी बात को वो नकार रहा है। और पर होता ऐसा है कि जो वो बात होती है उसके अंदर एक छुपा हुआ सत्य भी होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इलस्ट्रेट एन ओपिनियन और स्टेटमेंट contrary to accepted traditional ideas. A paradox is often used to make a reader think over an idea in an innovative way. इसमें क्या होता है कि जो जो एक्सेप्टेड ट्रेडिशनल आइडियाज़ होती हैं उनको वो इट इज़ ऑल्सो यूज टू इलस्ट्रेट इन ओपिनियन और स्टेटमेंट कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्टेड ट्रेडिशनल आइडियाज़। जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ होते हैं उसके कॉन्ट्ररी आइडिया स्टेटमेंट होता है नॉर्मली वो। और ये पैराडॉक्स इसलिए भी यूज़ होता है कि वो जो रीडर है, जो लाइन वो पढ़ रहा है उसको अंदर की जो मीनिंग है, हिडन मीनिंग है, उसको वो बाहर ला सके एक इनोवेटिव वे में, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। The paradox is used occasionally by almost all poets, but was persistent and central device in the 17th century metaphysical poetry, both in its religious and secular forms. वैसे पैराडॉक्स को काफ़ी राइटर्स ने यूज़ किया था, पर जो इसका सेंट्रल डिवाइस 17th सेंचुरी में जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे जिन्होंने की रिलीजियस एंड सेकुलर दोनों टाइप की पोइट्री लिखी थी, उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया था। अब हम पैराडॉक्स को सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपके ज़्यादा और क्लियरिफाई हो सके। जैसे कि योर एनिमीज़ फ्रेंड इज़ योर एनिमी। अब ये जो वर्ड है योर एनिमीज़ फ्रेंड इज़ योर एनिमी, तो इसमें एनिमी भी आ रहा है, फ्रेंड भी आ रहा है, एनिमी भी है, तो ये इसका जो ऐसा फील हो रहा है कि वो जो कहना चाह रहा है वो सही से कह नहीं पा रहा, मतलब वो जो ये सेंटेंस है वो फुल्ली अपने आप बात को नकार रहा है या विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। पर अगर हम इसके जो छुपा हुआ सत्य अगर ढूंढना चाहें तो ये होता है कि आपके दुश्मन का जो दोस्त है वो आपका एनिमी हुआ, मतलब ये हुआ कभी आपका एनिमी है, यानी आपका जो शत्रु है उसका दोस्त आपका मित्र कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि वो अपनी मित्रता आपके शत्रु के साथ निभाएगा। इसलिए जैसे कि वाइज फूल, एक जैसे इसको हम देखें तो एक वाइज फूल कैसे हो सकता है, अगर हम देखें तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, मतलब ये अपनी जो मीनिंग आ रहा है वाइज यानी कि बुद्धिजीवी है, वो फूल यानी मूर्ख कैसे हो गया, तो ये अपनी बात को नकार रहा है। पर
अगर हम इस बात को समझें तो हो सकता है कोई बुद्धिजीवी जो कि ऐसी कोई बात कर दे जो कि मूर्खतापूर्ण होती है, तो उसकी बात में एकदम मूर्खता झलकती है, तो हम उसको बोलते हैं वाइज फूल। जिसे हम कहते हैं कई बार एजुकेटेड इलिटरेट बोलते हैं, मतलब ऐसे जो कि एजुकेटेड भी है फिर भी वो ऐसी बातें करते हैं कि उनकी बातों से ऐसा लगता है कि ऐसी बातें तो अनपढ़ लोग भी नहीं करते, मतलब उनका जो सोचने का स्टैंडर्ड होता है वो इतना नीचे होता है कि अनपढ़ लोग भी उस लेवल तक नहीं गिरते हैं। तो इस वजह से इस वो भी एक पैराडॉक्स हो गया। जैसे ट्रूथ इज़ हनी विच इज़ बिटर, इसमें है कि ट्रूथ इज़ हनी, ट्रूथ जो है वो शहद है जो कि कड़वा है। अब ये देखा जाए तो वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब अपने आप के जो मीनिंग आ रहा है उसका विरोध कर रहा है। जैसे ट्रूथ इज़ हनी, पहले सेंटेंस पहले में ये बोलता है कि ट्रूथ हनी है, मतलब शहद है जो कि मीठा होता है, विच इज़ बीटर, फिर ये कहता है कि वो जो कड़वा होता है। तो ये हो गया कि अपने ही बात को वो विरोध कर रहा है। पर अगर हम इसका लिटरल या फिर जो लेटेंट ट्रूथ है यानी कि जो छुपा हुआ सच है उसको समझे तो कि सत्य वह कड़वा, नॉर्मली अपन भी बोलते हैं ना कि सत्य कड़वा होता है, मतलब वो हर किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। नेक्स्ट, जैसे दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड। अब बिगनिंग और एंड एक के अंदर ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करे, एक ही सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। भाई ये शुरुआत है किसकी, अंत की। तो शुरुआत और अंत दोनों क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? इस मतलब हुआ जैसे कि कोई चीज़ है, कोई बुरा काम कर रहा है या कोई बुरा आदमी है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रावण का, जब उसमें अति हो गई तो किसकी शुरुआत हुई थी, उसके अंत की शुरुआत थी। जब राम ने वहाँ पे लंका पे जाकर आक्रमण किया था तो उसके अंत की शुरुआत हो गई। तो इस चीज़ को वैसे बोलते हैं। डीप डाउन यू आर रियली सेलो। अब यह डीप डाउन, डीप यानी गहराई में, यू आर रियली सेलो, आप थुथले हो, मतलब आपके ऐसे अगर हम देखें तो डीप और सेलो दोनों साथ में आ गए, मतलब एक दूसरे का विरोध आ गया। पर अगर हम इसका लेटेंट यानी छुपा हुआ अगर हम सत्य माने या फिर ढूंढे तो इसका मतलब होता है कि वो कह रहा है कि गहराई में, यानी कि आप अंदर से आप बिल्कुल भी गहरे नहीं हो, या आपकी आपकी जो विचारधारा है वो एकदम थोथली है, या फिर बिल्कुल भी शैलो है, या इसमें गहराई नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है आपकी सोच में। अब हम लिटरेचर से कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें कि विलियम शेक्सपियर के जो फेमस प्ले था हैमलेट, उसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है हैमलेट, वो बोलता है आई मस्ट बी क्रूल टू बी काइंड, मतलब मुझे दयावान होने के लिए पहले क्रूर होना पड़ेगा। तो इसमें ये है कि वो जो हिट इसमें है कि दयावान होने के लिए मुझे क्रूर होना पड़ेगा, मतलब वो दयावान हो रहा है और उसका विरोध हो गया इसी सेंटेंस में, विरोधाभास आ गया कि मुझे उसके लिए क्रूर होना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में विरोधाभास आ रहा है। In George Orwell's Animal Farm, one part of the cardinal rules is this statement, मतलब ऑरवेल की जो नोवेला थी एनिमल फार्म सॉरी, उसमें ये एक सेंटेंस होता है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। उसमें कहते हैं कि सारे एनिमल्स इक्वल है, मतलब बराबर है, पर कुछ ऐसे हैं जो कुछ ज़्यादा ही बराबर है। तो ये जो लाइन है कि सारे एनिमल बराबर है, उसका विरोध सेकंड लाइन में हो गया भी कुछ ज़्यादा ही बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने इसी सेंटेंस में खुद सेंटेंस का ही विरोध हो रहा है, मतलब विरोधाभास आ रहा है कि भी ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसको पॉलिटिकली ये होता है कि जो नॉर्मली होता है कि हायरार्की में या फिर कहीं पे भी देख लो कि कुछ लोग होते हैं जो होते हैं कि अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। जैसे अपने भी यहाँ बोलते हैं कि डेमोक्रेसी तो सब बराबर है, पर अगर हम देखें तो सब बराबर थोड़ी ना है। कुछ लोग हैं जो कि नॉर्मली मानते हैं कि बराबर, मतलब अपने को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। जैसे बात करें अपन इसके मैन एंड वुमेन की बात करें तो बोलते हैं कि समान दर्जा है, पर देखा जाए तो क्या समानता का दर्जा है औरत के पास आदमी के बराबर? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक कहने के लिए है, जबकि रियलिटी ये होती है कि समानता नहीं होती है, आदमी मेन अपने आप को सुपीरियर समझता है। तो वही है कि देयर इज़ इक्वलिटी, बता रहे हैं कि सब इक्वल है, फिर भी कुछ है जो ज़्यादा ही इक्वल है। इस चीज़ में अपने आप ही विरोध हो रहा है इस चीज़ का। अब है कि इफ़ द पैराडॉक्सिकल utterance conjoins two terms that is ordinary uses are contraries, it is called oxymoron. Example is Alfred Lord Tennyson's "Oh Death in Life That Days Are No More." तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली एक पैराडॉक्स का एक सब डिवीज़न होता है जिसमें ऑक्सीमोरोन कहते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे पैराडॉक्स में तो एक सेंटेंस होता है जिसमें कि दो अपोजिट, विरोधाभास, मतलब एक चीज़ का जो बोल रहा है उसका विरोध उसी सेंटेंस में मिलेगा अपने को। जबकि ऑक्सीमोरोन में ये होता है कि जो दो अपोजिट टर्म्स होती है वो एक दूसरे के पास में होती है, मतलब एक दूसरे के पास सटी हुई कंजॉइंट होती है, तो एक दूसरे के पास सटी मिलेगी आपको, या फिर एक ही क्लोज में मिलेगी आपको। जैसे कि ओ डेथ इन लाइफ, मतलब
मृत्यु में लाइफ, तो ये एकदम पास पास में होगी तो इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। जैसे कि आगे है कि द ऑक्सीमोरोन वाज अ फैमिलियर टाइप ऑफ पेट्रार्कन कंसीट इन एलिजाबेथन लव पोइट्री इन फ्रेजेस लाइक। जो ऑक्सीमोरोन है वो पेट्रार्कन कंसीट है जो कि नॉर्मली एलिजाबेथन एज में जो लव पोइट्री लिखी जा रही थी उसमें यूज़ की रही थी। जैसे कि है प्लीजिंग पेन, और प्लीजिंग भी है, पेन्स भी है। तो प्लीजिंग पेन्स कैसे हो सकता है, ये दोनों अपोजिट टर्म्स हैं जो कि एकदम साथ में बिठाई गई है, तो जो दोनों एकदम पास पास में होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। आई बर्न एंड फ्रीज, आई बर्न एंड फ्रीज, तो बर्न एंड फ्रीज दोनों अपोजिट है पर वो दोनों एकदम सटी हुई है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। लविंग हेड, लविंग एंड हेड ये दोनों अपोजिट टर्म्स हैं पर एकदम साथ में है, कंजर्न्ड है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का फंक्शन क्या है, मतलब ये यूज़ क्यों किया जाता है। रीडर्स enjoy more when they extract the hidden meanings out of the writing rather than something presented to them in an uncomplicated manner. Thus the chief purpose of paradox is to give pleasure. पैराडॉक्स का जो मेन पर्पस है वो प्लेजर देना, मतलब आनंद देना, या फिर जो कुछ रीडर जो भी पढ़ रहा है उसमें वो अट्रैक्ट हो उसकी तरफ, जो भी पढ़ रहा है उसको उसमें पढ़ने में उसको मज़ा आए, या फिर वो एक भी सेकंड भी इधर उधर जाना नहीं, मिस करना नहीं चाहता कि उस चीज़ को वो पूरा पढ़ना चाहे। और इससे क्या होता है कि रीडर्स को इसलिए वो ज़्यादा उसमें अट्रैक्ट रहता है या फिर उसको कनेक्टेड फील होता है, क्योंकि वो जो कुछ हिडन मीनिंग्स होता है जिसको वो बाहर निकालना चाहता है, जिज्ञासा रहती है इसके अंदर। नॉर्मली ये भी होता है, जैसे ये ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ के बारे में हमें पता नहीं रहता उसको हम बार बार जानने की कोशिश करते हैं। तो वही है कि जब हिडन मीनिंग है किसी चीज़ में तो उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, तो उससे वो कनेक्टेड रहता है और वो उसको छोड़ नहीं पाता जब तक उसको कंप्लीट नहीं करें। नेक्स्ट है कि पोइट्स यूजुअली मेक यूज़ ऑफ पैराडॉक्स टू क्रिएट अ रिमार्केबल थॉट और इमेज आउट ऑफ वर्ड्स। वो पोइट्स इसलिए यूज़ करते हैं पैराडॉक्स की ताकि वो जो एक उच्च विचार उसमें से निकलें, या फिर कुछ वर्ड्स में से एक अच्छी सी इमेज बाहर निकल के आए जो लोगों को बहुत ही पसंद आए या फिर जिसकी तारीफ़ हो। Paradox is in most poems normally strives to create feelings of intrigue and interest in reader's mind to make them think deeper and harder to enjoy the real message of the poem. वो जो फर्स्ट ऊपर बताया था कि पैराडॉक्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो रीडर है उसको उसमें इंटरेस्ट बना हुआ रहे और वो उस चीज़ को समझने के लिए और ज़्यादा समझे, डीपर सोचे, या फिर हार्डर मतलब मेहनत करके और सच ज़्यादा सोचे और वो निकालने की कोशिश करे कि इसके अंदर हिडन मीनिंग क्या है और इस चीज़ में उसका इंटरेस्ट थ्रू आउट द पोम बना रहे। तो आज के लेक्चर में हमने 3 टर्म्स पढ़ी वैसे तो, एक एंटीथीसिस, पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन पैराडॉक्स का ही एक पार्ट है। तो एंटीथीसिस का मतलब होता है कि एक सेंटेंस के अंदर 2 क्लोज और उन दो क्लोजेस में पहले जो क्लोज का जो मीनिंग निकल रहा है उसका उल्टा मीनिंग निकले उसके अंदर। जैसे कि मेन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजर, उसमें जो फर्स्ट का जो मीनिंग निकल रहा है उसका अपोजिट हो, मतलब एकदम विपरीत अर्थ हो दोनों का, सेम सा ना हो, विपरीत अर्थ हो गया, वो तो हो गया एंटीथेसिस। अब है पैराडॉक्स में ये होता है कि एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर जो वो बोल रहा है उसी का विरोधाभास अपने को प्रतीत हो, मतलब वो सेंटेंस ऐसा फील हो रहा है कि जो वो सेंटेंस कहना चाह रहा है उसी सेंटेंस में उसका विरोध हो रहा है। देखो एंटीथेसिस में यह था कि विपरीत अर्थ निकलना चाहिए दोनों में, फर्स्ट क्लोज में एक से अर्थ, दूसरे में दूसरा अर्थ। और पैराडॉक्स में ये होता है कि एक ही सेंटेंस के अंदर जो वो सेंटेंस कहना चाह रहा है उसी का विरोध हो, तो उसको बोलते हैं पैराडॉक्स, यानी कि विरोधाभास, उसी सेंटेंस में उसका विरोध किया जा रहा हो। जैसे कि अपन ने बात की थी कि पैराडॉक्स में कि ट्रूथ इज़ हनी एंड विच इज़ बीटर, यानी कि शहद जो है वो सत्य जो है वो शहद है पर शहद वो जो कड़वा हो, मतलब सत्य कड़वा है, नॉर्मली ऐसे अपन बात करते हैं। या फिर दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड, मतलब ये अंत की शुरुआत है, तो अंत और शुरुआत अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी फील हो रहा है। और फिर ऑक्सीमोरोन को अपन ने लिया था। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है कि 2 अपोजिट वर्ड्स या फिर 2 ऐसी कोई चीज़ें, भाव जो अपोजिट भाव हो, विरोध भाव, 2 ऐसे भाव जो कि एक दूसरे के अपोजिट हो, साथ में कंसर्न्ड हो, यानी कि साथ में एक दूसरे के साथ में सटे हुए हो। जैसे इसका एग्जांपल था प्लीजिंग पेन्स, लविंग हेड, इस तरह के। तो आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।